हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूनिट का तीसरा वीडियो और इसमें भी हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी है जो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे और उनके बारे में मैं इसमें समझाऊंगी आज आपको। ये मेरा तीसरा है और एक और वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी एसक्यूएल और डीबीएमएस पे। ये चार वीडियोस जो मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये चारों वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, वो मल्टीपल्स बुक से फ़िल्टर करके निकाले गए हैं, जिसमें एनसीईआरटी भी इन्वॉल्व है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, इन सारे के कंप्यूटर साइंस से ये सारे क्वेश्चंस मैंने फ़िल्टर किए हैं। और डेफिनेटली आपको डीबीएमएस के जो 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 100% अचीव होंगे अगर ये चारों वीडियोज़ आप लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। चलिए, तो आज हम थोड़ा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन थोड़ा 2 दिन डिले हो गया ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम एंड क्वेश्चंस बनाने में थोड़े टाइम लगते हैं, बिकॉज़ कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम क्वेश्चंस में आपके सारे के सारे इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस कवर हो, जिससे आपका ये 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछा जाएगा वो आपका कभी भी रॉन्ग ना हो। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है what data type should be used to store decimals value। देखिए, लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी न किसी सॉफ्टवेयर में होता है, और जो सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एसक्यूएल हो सकते हैं, माई एसक्यूएल हो सकता है, या फिर ओरेकल हो सकता है। चाहे किसी भी तरह का आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में का ये इस्तेमाल कर रहे हो, उन सारे में आपको डेटा को स्टोर करने के लिए के एट्रीब्यूट्स बताने होते हैं, प्रॉपर्टी बतानी होती है, और वो प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग अ टाइप, यानी किस तरह का वैल्यू को हम स्टोर करवाने वाले हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर। तो डेटा टाइप मीन्स हो गया टाइप ऑफ डेटा जो ये बताएगा कि आप जो डेटा उस टेबल में, उस ट्यूपल्स में स्टोर करने वाले हैं उसका टाइप्स क्या है। ताकि ये नेसेसरी इसलिए भी होता है ताकि अगर किसी भी रीज़न से आप रॉन्ग डेटा इंसर्ट कर दे रहे हैं तो कल के डेट में जब आप फिल्टर करेंगे तो आपको वो सही डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी रॉन्ग डेटा स्टोर कर रखा है। इसी के लिए हम लोग कुछ डेटा टाइप डिफाइन करते हैं ताकि हर रो में, हर ट्यूपल्स में सही डेटा हम इंसर्ट कर सकें। तो डेटा टाइप हम बताए थे कि डेटा 2 तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक वो डेटा होते हैं जिनमें नंबर विथ कैरेक्टर्स आते हैं, और न्यूमेरिक वो होते हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। लेकिन न्यूमेरिक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रियल नंबर और सेकेंड होता है डेसिमल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो विदाउट डेसिमल होते हैं, और जो डेसिमल वैल्यू होते हैं उनमें हम लोग डेसिमल्स को अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम लोग पैसे की बात करें तो 25.25 पैसे, इस तरह से अगर हम लोग बता रहे हैं 5 kg 500 ग्राम, तो ये 5.5 बनता है। तो जहाँ पर भी हम लोग डेसिमल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जहाँ पर भी हम लोग डॉट्स यूज़ करें, दशमलव का इस्तेमाल करें, वो डेसिमल वैल्यू कहलाते हैं। और ये इन डेटास को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप इस्तेमाल किए जाते हैं डीबीएमएस में, जिसमें है वैरकर जो आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर करेगा, यानी इसमें आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरा होता है नंबर्स, जिसमें आप सिर्फ रियल नंबर डाल सकते हैं, लाइक फ़ोन नंबर कभी भी किसी का डेसिमल में नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी का यूनिट वैल्यू डाल रहे हैं तो वो डेसिमल वैल्यू होगा। तो उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डेटा टाइप शुड बी यूज टू स्टोर द डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट्स के वैल्यू को स्टोर करने के लिए डेटा बेस में किस तरह का डेटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियस है कैर जो होता है वो कैरेक्टर के लिए होता है। कैर एंड वैरकर बोथ आर द अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप, बट इनमें डिफरेंसेस क्या होता है कि कैर में आप सिंगल डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक सेक्शन में आप ए डालेंगे, बी डालेंगे, तो ये सिंगल कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम लोग कैर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक नेम, फादर नेम, एड्रेस, तो वहाँ पे हम लोग कैर इस्तेमाल नहीं करके वैर कैर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फ्लॉट
ओनली यूज़ होता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। डेट से ही हमको समझ में आ रहा है कि डेट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए डेट यूज़ करते हैं। लास्ट वन है बूलियन। बूलियन जो एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कंप्यूटर में येस और नो को डिनोट करता है, ट्रू एंड फॉल्स को। ट्रू मीन्स होता है येस एंड फॉल्स मीन्स होता है नो। तो अगर हम अपने डेटाबेस में कुछ ऐसे वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं जहाँ पर यूज़र के थ्रू येस या नो ही आने वाला है, उस केस में हम उस एट्रीब्यूट्स का नाम बूलियंस रखें, उस एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप हम लोग बूलियंस बनाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी, फ्लॉट। सेकेंड क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ टेबल। अब ये जो है ये हम लोग का प्रैक्टिकल का पार्ट में जा रहे हैं कि हम लोग कौन सा कमांड एसक्यूएल में इस्तेमाल करते हैं या डीबीएमएस में इस्तेमाल करते हैं, डीबीएमएस के किसी भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं टेबल को बनाने के लिए। नॉर्मली हम लोग टेबल सीखे हैं, एक्सेल में देखे होंगे तो एक्सेल में ऑलरेडी बना हुआ रहता है, लेकिन अगर एसक्यूएल में बनाना है और एक्सेल में बनाना है, माई एसक्यूएल में बनाना है तो वहाँ पर आपको कुछ कमांड्स याद रखने होते हैं और वो कमांड हमको हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एसक्यूएल में हम लोग को अलग अलग टाइप के टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर है कि कौन सा कमांड हम लोग यूज़ करेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए, इट मीन बनाने के लिए। तो बनाने के लिए ऐड टेबल नहीं होता है, ऐड मीन्स होता है जो पहले से अवेलेबल है और उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो ये है ही नहीं, बनाना है हमको। न्यू टेबल न्यू कीवर्ड से समझ में आ रहा है कि नया बन रहा है, पर न्यू टेबल इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, मेक टेबल का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर है क्रिएट टेबल। अगर हम लोग इसको बाई प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम लोग को एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट होता है। ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जब भी कोई टेबल बनाना होता है, जस्ट लाइक कि अभी मैं टेबल बना रही हूँ EMP एम्प्लॉय के लिए एक टेबल बनाना है मुझे, तो मैं लिखूँगी टेबल एम्प्लॉय। तो एक हमको नाम देना पड़ेगा ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस चीज़ के लिए हम टेबल बना रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय स्टोर करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय के लिए हम टेबल बना रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं स्मॉल ब्रैकेट एंड सेम एज, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स कि इसमें हम लोग क्या क्या वैल्यू स्टोर करने वाले। तो सबसे पहले अगर एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं तो एम्प्लॉय ID होगी। एम्प्लॉय ID में का हमको डेटा टाइप बताना है, क्योंकि डोमेन अगर हम असाइन नहीं करते हैं तो हम लोग को आगे फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय ID का डोमेन बताएंगे। तो डोमेन एम्प्लॉय ID नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसको varchar में ही रखेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि अगर हम चाहें तो नंबर भी रख सकते हैं, हम चाहें तो अल्फ़ाबेट्स भी रख सकते हैं और हम चाहें तो दोनों भी इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो EMP ID varchar और ब्रैकेट में मैंने लिखा है 30 इज़ द साइज़ ऑफ कैरेक्टर, यानी जो हम इस एट्रीब्यूट को बना रहे हैं उस एट्रीब्यूट में 30 कैरेक्टर तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, मोर देन 30 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉमा दे के हम इसका नाम देते हैं। अभी हम सिर्फ इसमें 2 ही एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, EMP नेम, और नेम ऑलवेज होगा आपका अल्फ़ाबेट्स में, तो हम लोग इसको varchar में रखेंगे। नंबर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली वहाँ करते हैं डेटाबेस में जहाँ हमको उसके साथ कोई कैलकुलेशन करना है। अगर कोई कैलकुलेशन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नंबर्स में असाइन करो, इसलिए हम लोग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द डेटा टाइप का एट्रीब्यूट मैंने डोमेन हम लोग अप्लाई करते हैं varchar। ये 2 कॉलम के साथ हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अगर हम इस कमांड को सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें तो मेरा एक टेबल क्रिएट होगा, नीचे आपको मैसेज मिलेगा कि आपने एक टेबल सक्सेसफुली बना लिया। अब इस टेबल को अगर हमको देखना है तो उसके लिए भी हम लोग को कमांड यूज़ करना पड़ता है जो होता है सिलेक्ट। स्ट्रिक्स का मतलब होता है ऑल एंड टेबल का नाम कहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, फ्रॉम EMP।
देन इसको आप सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो। आपको यहाँ पर एक टेबल बना हुआ मिलेगा जिसमें 2 आईडी है, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय। अभी मैंने इसमें कोई भी वैल्यू एडेड नहीं किया। अब अगर हम यहाँ क्रिएट के बजाय न्यू करें, न्यू टेबल, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे किसी सब जगह रेड लाइन बन रहा है और ये रेड लाइन हमको डिनोट करता है कि मेरा सिंटैक्स गलत है। नीचे आपको एरर मैसेज भी देगा कि ये गलत है, तो ये क्या है, मेरा रॉन्ग है, यानी न्यू टेबल नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम क्रिएट के जगह ऐड लिखें तो ऐड टेबल भी नहीं होगा, ऐड कीवर्ड है, बट ऐड टेबल में अगर हम किसी कॉलम को, किसी एट्रीब्यूट्स को या किसी के डोमेन को चेंज करना चाहें तो इस्तेमाल करते हैं ऐड का, टेबल क्रिएशन के लिए नहीं करते हैं। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड की टेबल, यानी हम लोग को ये भी गलत है, ऐड भी नहीं हुआ, न्यू भी नहीं हुआ। तो लास्ट वन क्या बचा मेरे पास, और एक है मेक एंड मेक के साथ भी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे रेड है, यानी कि ये भी मेरा गलत है। इन तीनों ही सिंटैक्स से आपका टेबल नहीं बना। टेबल बनाने के लिए आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ा, create table is the right syntax for creating a table. So the right answer is create table. Why practically हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए कि हाँ हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग 3 ऑप्शंस हम देख रहे हैं, ये तीनों को अप्लाई करके देख चुके हैं। ये तीनों के साथ हम लोग को एक एरर मैसेज मिला। एरर होता है जिसके थ्रू हम लोग को ये पता चलता है कि मेरा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे वहाँ रेड लाइन से हमको एरर शो किया, तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएट टेबल, यानी बी ऑप्शन, क्रिएट टेबल। अभी आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो ज़्यादातर कमांड से रिलेटेड है, इसलिए साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं आपको सही बता रही हूँ या रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपको कि हम लोग को SQL में कुछ लैंग्वेजेस डिफाइन किए। SQL मीन्स हो गया स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जहां हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और ये सिर्फ SQL ही नहीं है, MySQL भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कमांड्स दोनों में ही सेम है। तो अगर आप SQL पढ़ रहे हैं या MySQL पढ़ रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कमांड को कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे, तो कमांड लगभग सब दोनों में सेम है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग को यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस प्रोवाइड किए। मान लो कि आप एक तरह समझ सकते हो कि SQL के अंदर हम लोग को 4 टाइप्स दिए गए हैं जिनमें हम अलग अलग तरह का काम करते हैं। जैसे लाइक हम लोग के घर में अलग अलग लोग रहते हैं, तो हर लोगों का अपना अपना काम होता है। जैसे मम्मी का काम होता है खाना बनाना, भाइयों का काम होता है मार्केट से सब्जी लाना या मार्केट का काम करना। तो हर लोग का अपना अपना काम डिफाइंड है, अलग अलग रोल्स डिफाइंड है। सेम SQL के अंदर 5 कैटेगरी हम लोग को दिए गए हैं जिनको अलग अलग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और ये सारे लैंग्वेजेस के अंदर मल्टीपल्स कमांड है जो अलग अलग टाइप के टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो जिस उसी में एक लैंग्वेज है आपका DDL मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब हो गया कि डेटा को डिफाइन करने के लिए जो कमांड्स हमको प्रोवाइड हो रहे हैं वो DDL के थ्रू हो रहे हैं। यानी डेटा को डिफाइन मतलब क्या होता है, परिभाषित करना। यानी अगर आपको हम बोले कि चलो आज आप खुद को डिफाइन करो, तो आप खुद को डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, अपने बारे में बताओगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओगे, अपने स्किल्स के बारे में बताओगे। तो सेम है, वो सारे काम, वो सारे स्किल्स, वो सारे टास्क जो किसी ना किसी कमांड के थ्रू परफॉर्म होंगे हमारे SQL में, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, DDL में। डिफाइन करने के लिए, डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए जो कमांड्स हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो सारे के सारे कमांड्स किसके अंदर होंगे, DDL के अंदर। तो अभी हम लोग का डेटाबेस बनाना ही है, अभी हम लोग क्या करें, उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड। सिंपली अगर हम बताएं तो दिस क्रिएट इज द DDL कमांड। क्रिएट मतलब होता है बनाना। जब आप किसी चीज़ को बनाओगे तभी तो उसके अंदर प्रॉपर्टी असाइन करोगे, तभी तो उसके अंदर डेटा स्टोर करोगे। तो डेटा को डिफाइन करने के लिए, डेटा डेफिनेशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले उसको बनाना होता है। और बनाने के लिए अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कौन सा कमांड यूज़ किया हम लोगों ने, वो था क्रिएट।
सॉरी, 1 मिनट, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन था मेरा कि DDL कमांड कौन सा होगा। तो DDL मीन्स होता है डेटा को डिफाइन करना। डिफाइन करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्रिएट। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद हम आपको एक सीट दिखाएंगे जिसमें हम चारों ये इसके SQL के जो 5 लैंग्वेजेस डिफाइन किए गए हैं उनके अंदर कौन से कमांड आते हैं और किस कमांड को कैसे लिखा जाता है, ये सारा कुछ हम आपको दिखा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं बाय प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर हम लोग उसके आगे देखते हैं। Now next question is which of the following is a DML command? in total 5 languages है इसमें, DML, DCL, DQL and DDL and TCL। ये टोटल 5 लैंग्वेजेस हैं SQL के। इनमें अलग अलग टाइप के टास्क होते हैं। जैसे DDL मीन्स हो गया डेटा को डिफाइन करना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं इसको। DML मीन्स हो गया डेटा मैनिपुलेशन, जब हम डिफाइन कर दिए इट मीन कि हम बना चुके हैं अब, तो आगे हम क्या करेंगे उसमें, ऑब्वियस है कि डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा रिट्रीव करेंगे, डेटा डिलीट करेंगे, डेटा को शो करेंगे, ये सारे काम हम लोग करेंगे। तो मैनिपुलेशन मीन्स होता है चेंज करना, सॉरी शो नहीं करेंगे, चेंज करेंगे, माने उसके अंदर डेटा को अपडेट करेंगे। लाइक डेटा को, नया डेटा इंसर्ट करना हो गया, अगर डेटा इंसर्टेड है तो उसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। किसी का वैल्यू चेंज करना है, जैसे किसी एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर चेंज हो गया तो हम उसका फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का सिंपल मीनिंग होता है चेंज करना, और चेंज करने के लिए हम लोग करने के लिए जितने भी कमांड इस्तेमाल किए जाते हैं वो DML के अंदर आते हैं। डेफिनेशन के अंदर वो सारे कमांड आते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी डेटा बेस को, यानी उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन कौन से ट्यूपल्स होंगे, ट्यूपल्स के अंदर कैसे वैल्यूज़ होंगे, डोमेन क्या होगा, कौन कौन सा फंक्शंस उस पर इम्प्लीमेंट होगा, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कीज़ के कौन कौन से अप्लाइज होंगे, वो सब हम लोग को धीरे धीरे देखना होगा। एक बैक अगर हम ये सारा कुछ आपको बता देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और समझाने में भी प्रॉब्लम होगी। सो DDL मीन्स हो गया डेटा को डिफाइन करना, जिसके लिए हम लोग क्रिएट कमांड यूज़ करते हैं। DML मीन्स डेटा को चेंज करना, और चेंज करने के लिए यहाँ पर जो कमांड्स लिखे गए हैं, चेंज करने में हम लोग को अगर डेटा को बदलना होता है यानी चेंज करना होता है तो हम लोग अपडेट करते हैं, अगर हमको हटाना होता है तो हम लोग डिलीट करते हैं, और अगर हमको स्टोर करना होता है नया डेटा तो हम इंसर्ट करते हैं। तो सिलेक्ट कमांड तो कहीं से यूज़ नहीं होगा क्योंकि सिलेक्ट ऑलरेडी यूज़ होता है सिर्फ वैल्यू को देखने के लिए। क्रिएट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके कि ये डिफाइन करता है किसी भी डेटाबेस के मॉडल को, तो ये हम लोग का यूज़ नहीं होगा। ड्रॉप मीन्स होता है हटाना, लेकिन टेबल नहीं, जब जो टेबल हम बना चुके हैं जहाँ मेरा डेटा स्टोर होने वाला है उसको हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप का, पर उसके अंदर के वैल्यू को हटाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं ड्रॉप का। तो ये तीनों कमांड तो होंगे नहीं। तो लास्ट वन एक C बचा जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करवाते हैं, एक नया डेटा को स्टोर कराएंगे ट्यूपल्स में। तो DML के अंदर इन चारों में से कौन सा कमांड इन्वॉल्व होगा, इंसर्ट। तो राइट आंसर इज इंसर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the correct syntax to insert a record in a table called student? हम मेरे पास कोई एक टेबल है, जस्ट लाइक अभी हम प्रैक्टिकली दिखाया आप लोगों को कि हम एम्प्लॉय नाम का EMP नाम से एक टेबल बनाए। सेम एज ये कह रहा है कि आपको एक स्टूडेंट नाम के टेबल में रिकॉर्ड को यानी डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट मीन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर एक नया रो को जनरेट करवाना है। तो हम लोग कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हमको दिया है ऐड इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्रिएट इनटू स्टूडेंट एंड पुट इनटू स्टूडेंट। तो क्रिएट तो होगा नहीं क्योंकि क्रिएट से क्या होता है, एक नया टेबल बनता है, नया वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा, नया ट्यूपल्स क्रिएट नहीं होगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि DML में अगर नया डेटा इंसर्ट करना हो तो हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, इंसर्ट। फर्स्ट में ऐड है, C में क्रिएट है एंड D में पुट है। तो तीनों तो यहीं पर हम लोग का आउट हो गया, बस बचा कौन सा, इंसर्ट। और राइट सिंटैक्स इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पर किसी किसी क्वेश्चंस में इनटू हो भी सकता है, इनटू नहीं भी हो सकता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। हमको फर्स्ट कमांड देखना है इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स यूज फॉर इंसर्टिंग न्यू ट्यूपल्स यानी न्यू रो न्यू रिकॉर्ड।
चलो इसको हम लोग बाई प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे अब इस एम्प्लॉय टेबल में हमको डेटा इंसर्ट करना है, तो हम लोग लिखते हैं इंसर्ट EMP ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे टोटल कितने एट्रीब्यूट्स थे? 2, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय आईडी भी varchar है और एम्प्लॉय नेम भी varchar है। तो varchar को इंसर्ट करने के लिए हम लोग सिंगल कोट यूज़ करेंगे और इसके अंदर डेटा डालें। आईडी है E01, ये अल्फा न्यूमेरिक डेटा हुआ। कॉमा देके इसका नाम यानी राजेश मेहता, इट्स अ एम्प्लॉय नेम। सिंगल कोट ओपन, सिंगल कोट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जितने कॉलम्स हैं आपको उतने वैल्यू पास करने होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स थे, तो मैंने 2 कॉलम दो वैल्यू को पास किया। इंसर्ट इनटू EMP और यहाँ लिखते हैं वैल्यूज़, यानी हम क्या कर रहे हैं? वैल्यूज़ को इंसर्ट करने जा रहे हैं। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ लिखा 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब मेरा एक वैल्यू इसमें स्टोर हो चुका है। सिलेक्ट कमांड से हम लोग व्यू करते हैं, तो व्यू करके हम लोग देख सकते हैं कि मेरा वैल्यू इंसर्टेड है। अगर इनटू यहाँ हम नहीं लगाएं तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम के ऑप्शंस में इंसर्ट के बाद इनटू हो या ना हो, आपका राइट आंसर हमेशा इंसर्ट कमांड ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट इज अ टेबल नेम, यहीं पे बताया है क्वेश्चन में। रिकॉर्ड इन अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम के टेबल में हमको एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हम लोग कमांड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल। अब हमको रिट्रीव करना है। रिट्रीव मतलब हो गया कि अब हमको डेटा को शो करना है। तो शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेटा को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेलेक्ट कमांड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट कीवर्ड टू फिल्टर रो इन अ सेलेक्टेड क्यूरी। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन का काम होता है सिलेक्ट कमांड से। जैसे एसक्यूएल में अगर आपको कोई डेटा जो आप स्टोर कर चुके हैं वो देखना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट कमांड इस्तेमाल करना है। तो सेलेक्ट कमांड से हम लोग डेटा रिट्रीव करते हैं, लेकिन रिट्रीव करते समय कभी कभी हम लोग सारे के सारे डेटा तो नहीं ना देखेंगे, हम लोग सारे के सारे वैल्यू तो एक साथ नहीं देखेंगे। जस्ट लाइक कि अगर एक स्कूल या कोई भी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, हम का डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास हज़ारों लाखों डेटा रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप सेलेक्ट कमांड स्टार के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको सारे के सारे वैल्यू शो करते हैं। तो हमको सारे के सारे वैल्यू तो हम सबको को नहीं दिखा सकते ना, तो उसमें से कुछ खास डेटा जब निकालना होता है तो उसको कहते हैं फिल्टर करना। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट कमांड के साथ जब आप डेटा रोज को फिल्टर करें। रोज मतलब ट्यूपल्स जिसमें आपके वैल्यूज सेव्ड हैं, वो उनको आप कैसे निकालेंगे, फिल्टर करके कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करते हैं सेलेक्ट के साथ, सेलेक्ट क्यूरी के साथ, वो होता है वेयर। वेयर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? याद रखना एसक्यूएल में बहुत आसान है। जैसे नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से एसक्यूएल के जो कमांड्स क्रिएट होते हैं, उन कमांड्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम नॉर्मल भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले कि हमको चाहिए टी शर्ट रेड कलर का, तो इसको अगर हम किसी को बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? जिस टी शर्ट का कलर रेड है वो दो। तो यही चीज़ हम लोग जब एसक्यूएल में लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट टी शर्ट फ्रॉम टेबल का नाम, और इसके साथ हम लोग लगाते हैं वेयर। वेयर मने कहाँ, जिसको, कैसे। तो वहाँ पर ये मेरा एक तरह का कंडीशन अप्लाई होता है। तो कंडीशन के थ्रू हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं। तो जब हम लोग सेलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज अप्लाई करते हैं तो हम लोग का डेटा स्पेसिफिक डेटा रिट्रीव होकर आता है। जैसे आपको सिर्फ रेड टी शर्ट चाहिए था, तो रेड टी शर्ट बताने से पहले आपको क्या बताना है? टी शर्ट का कलर रेड हो, इससे पहले आपको क्या बोलना है? वेयर, जिसका कलर लाल है।
हमको टी शर्ट चाहिए जिसका कलर लाल है। तो इसी तरह से एसक्यूएल में भी जब हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं तो सिलेक्ट कमांड के साथ एंड में हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, और वो कंडीशन लिखने से पहले हम लोग एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेयर। तो करेक्ट आंसर इज वेयर। अगर हम लोग को डेटा फिल्टर करना है सिलेक्ट करते समय तो हम लोग कौन सा क्लॉज लगाएंगे, कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, वेयर कीवर्ड लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ये भी मेरा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द क्यूरी डू, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इससे क्या होगा। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल में एक टेबल बनाए थे एम्प्लॉय, और उसी टेबल में हम लोग क्या कर रहे थे कि डेटा को रिट्रीव करके देख रहे थे। तो वहाँ पर हम इस तरह का कोड लिखे थे कि सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम EMP। EMP क्या है, EMP मेरा टेबल का नाम था जिससे हमको वैल्यू देखना था। तो ये कमांड मेरा क्या किया, ये कमांड मेरा उस टेबल से सारा डेटा को रिट्रीव करके दिखाया, जितने भी डेटा हम फीड किए थे। जैसे हम लोग 2 बार इंसर्ट कमांड प्रेस किए तो ये 2 डेटा इंसर्ट हुआ। अगर हम लोग इसको 3 बार इंसर्ट करेंगे, 3 बार प्रेस करेंगे तो ये 3 रोज को जनरेट करेगा, और 3 रोज में 3 डेटाज होंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करो तो वापस से सिलेक्ट करो तो आप देखोगे कि अब इसमें 3 रो जनरेट हो चुके हैं। 1 से हम लोग 2 बार प्रेस किए हैं तो 2 डेटा जनरेट हुआ, और यहाँ पर E03 से हम लोग का 3rd डेटा जनरेट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटा देखते हैं। जब हमको टेबल के सारे डेटास को देखना होता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर जो क्यूरी लिखा गया है वो है सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, सिंपल एम्प्लॉय टेबल के सारे रोज को एक साथ निकाल के दिखाएगा। तो राइट आंसर क्या है, इंसर्ट अ रो इनटू एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड। अपडेट कर ऑल रिकॉर्ड्स नहीं करेगा, क्योंकि अपडेट करते समय हम लोग जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो अपडेट होता है, हमको अपडेट नहीं करना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट। सिलेक्ट मीन्स होता है देखना, यानी हम लोग को यहाँ पर ना अपडेट करना है, ना डिलीट करना है, ना अपडेट करना, क्या करना है, देखना है। तो देखने के लिए लास्ट C नंबर का जो आंसर है, सो ऑल कॉलम एंड रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। एक टेबल के सारे रोज एंड सारे कॉलम्स को शो करने का काम करता है सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ जो स्टार का साइन दिखा रहा है, स्टार का मीनिंग होता है ऑल। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ये स्टार है, स्टार मीन्स होता है ऑल। तो राइट आंसर इज C, सो ऑल कॉलम एंड रोज from employee table. Now next question, which SQL command is used to retrieve data from database। अब हमको यहाँ भी डेटा रिट्रीव ही करना है। तो रिट्रीव करने के लिए अभी हम तुरंत सुने थे, बस एक ही टाइप के क्वेश्चन है, उसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन सबका आंसर सेम है। रिट्रीव करना है मतलब सिलेक्ट करना है। तो यहाँ गेट यूज नहीं करेंगे, रिट्रीव यूज नहीं करेंगे, फैच यूज नहीं करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप। अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो एट्रीब्यूट डिफाइन करें उसके डोमेन में से कौन सा ये डोमेन राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो मैंने बताया था इंट फॉर नंबर, नंबर स्टोर होगा, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा, और डेसिमल वैल्यू होगा। इसके सिवाय इसके सिवाय कोई और वैल्यू नहीं होता है। तो अगर नंबर स्टोर करना है तो हम इंटीजर यूज़ करते हैं, डेसिमल स्टोर करना है तो हम लोग फ्लॉट यूज़ करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है तो हम लोग कैर यूज़ करते हैं, और अगर हमको ट्रू एंड फॉल्स यानी येस और नो स्टोर करना है तो हम लोग बूलियन यूज़ करते हैं। बट ये वर्ड जो है, इस तरह का कोई भी डेटा टाइप एसक्यूएल में अवेलेबल नहीं है। एसक्यूएल क्या, इवन किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वर्ड नाम का कोई भी डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या है, डी, वर्ड। Now next question, which command is used to remove a table from database। हम लोग का टेबल में से कौन सा डेटाबेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग के टेबल को डेटाबेस से रिमूव करने के लिए, यानी टेबल को डेटाबेस से हटाने, क्रिएट करते हैं हम लोग बनाने के लिए। डेटाबेस में टेबल को बनाने के लिए क्रिएट स्टेटमेंट यूज़ किए। उसी तरीके से हम लोग अगर हटाना चाहें तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप का। डिलीट यूज़ होता है जब हम लोग टेबल के रो को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे अगर हम बाई प्रैक्टिकल इसको देखें,
तो अभी हम यहाँ पे एक टेबल बना रखे हैं EMP नाम से। अगर हम डिलीट EMP करें, EMP इज अ टेबल नेम, डिलीट EMP, देन ये क्या करेगा, ये आपका डिलीट कर देगा किसको, सारे रोज को, बट टेबल अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे मेरे को एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब टेबल अवेलेबल है। डिलीट कमांड क्या किया, उसके अंदर जितने भी आप रोज बनाए उन रोज को वो डिलीट करने का काम किया। यानी यहाँ पर जो डिलीट कमांड है वो क्यों यूज होगा, रोज को डिलीट करने के लिए, टेबल को रिमूव करने के लिए नहीं। नाउ नेक्स्ट था मेरा रिमूव नाम का कीवर्ड। तो अगर हम यहाँ लिखें रिमूव, तो आप यहाँ पर एरर शो करें, ये एरर शो करेगा, रेड लाइन मीन्स एरर, यानी इस तरह का कोई भी कीवर्ड अवेलेबल है ही नहीं, कुड नॉट फाइंड द स्टोर प्रोसीजर रिमूव। ओके, तो इस नाम का कोई भी कीवर्ड्स SQL में अवेलेबल है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट इज इरेज। इरेज नाम से भी कोई भी कीवर्ड अवेलेबल नहीं है टेबल क्या रो किसी को भी डिलीट करने के लिए। तो ये दो तो बिल्कुल इनकरेक्ट हैं, इरेज एंड रिमूव। डिलीट यूज होता है आपका टेबल के रोज को डिलीट करने के लिए, टेबल को डिलीट करने के लिए नहीं। तो लास्ट वन क्या बचा, ड्रॉप, यानी किसी भी डेटाबेस से टेबल को हटाने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप। सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप टेबल नेम। इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे और आप वापस से इसको सर्च करके देखेंगे, देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर हम वापस से इस टेबल को देखना चाहेंगे तो ये नहीं मिलेगा, यानी ये इनवैलिड बताएगा कि इस नाम से कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो मेरा राइट आंसर क्या है, ड्रॉप। तो ड्रॉप इज यूज टू रिमूव द टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कमिट स्टेटमेंट डू। देखो SQL डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हुआ, अभी हम यहाँ कोई भी कमांड लिख रहे हैं, सिंगल कमांड लिख रहे हैं, अगर कमांड सही हो रहा है तो मेरा वर्क हो रहा है, और अगर हम नहीं कमांड मेरा गलत हो रहा है तो हमको एरर मैसेज शो कर रहा है। ये सिंगल कमांड्स के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को मल्टीपल कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट कराने होते हैं, या फिर एक आप एग्जांपल ले लो कि आप गूगल से सर्च कर रहे हैं, तो गूगल से सर्च करते समय आप अकेले सर्च नहीं कर रहे हैं, आपके साथ साथ लाखों करोड़ों लोग एक साथ गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो जो सर्च स्टेटमेंट हो रहा है वो सब एक साथ जा रहा है, लेकिन क्या वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बहुत सारे कमांड गलत होंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। तो SQL में भी हम लोग सर्चिंग के लिए जब काम करते हैं, या हम लोग किसी भी तरह का मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक साथ पास करते हैं, मल्टीपल कमांड्स को एक साथ पास आउट करते हैं, तो SQL उनको चेक करता है, और अगर वो सही होता है तो उसको वो कमिट करता है। कमिट मीन्स हो गया एक्सेप्ट करना और एग्जीक्यूट करना। तो कमिट करके उस टास्क को वो परफॉर्म कर देता है, अदरवाइज वो रोल बैक कर देता है, यानी वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक साथ वापस कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो एक सिंपल एग्जांपल कि आप एक स्टूडेंट का डिटेल एंट्री कर रहे हो, और स्टूडेंट के डिटेल में आपका नाम एंट्री सही हुआ है, एम्प्लॉय ID सही एंट्री हुआ है, रोल नंबर सही हुआ है, क्लास सही हुआ है, लेकिन जहां आपका उसका एड्रेस है वो आपको डालना था वेयर केयर में, और वहाँ नंबर इंसर्ट कर दिए। तो क्या हुआ कि आप जब उसको यूज़ करोगे, मैंने जब आप उसको इंसर्ट करोगे और वो अगर इंसर्ट हो गया और एक जगह जहाँ एरर मिला वहाँ रुक गया, तो पहले का डेटा फीड हो गया, बाद का डेटा फीड नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होगा कि आपका टेबल का वो कंप्लीट रो अधूरा रह जाएगा और आपका काम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सर्च करोगे तो आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसीलिए SQL जब काम करता है, जब अपना टास्क को परफॉर्म करता है, तो अगर उन स्टेटमेंट में सब कुछ सही है तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो उसमें से एक भी काम नहीं करता है, ताकि फ्यूचर में जब उस डेटा को रिट्रीव किया जाए तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, डेटा के बीच में इनकंसिस्टेंसी ना हो यूज़र को। इसी के लिए कमिट एंड रोल बैक नाम के दो स्टेटमेंट हम लोग को मिले हैं, जिनके हेल्प से हम लोग का SQL क्या करता है, डेटा को एक साथ एग्जीक्यूट करवाता है, अदरवाइज उसको रोल बैक करके एक भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराता है।
तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट डज द कमिट स्टेटमेंट डू, तो क्या करता है, बैकअप लेता है, नहीं बिल्कुल नहीं लेता बैकअप। सेव चेंज टू द डेटाबेस, ऑफ कोर्स जब हम लोग कोई चेंजिंग डाले हैं, कोई स्टेटमेंट डाले चेंज करने के लिए, और अगर वो कमिट हो गया मीन्स वो सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म हो गए, लेकिन अगर रोल बैक हो गया मतलब एक भी चेंज नहीं हुआ। क्रिएट अ न्यू टेबल, ये तो हम लोग जानते हैं कि न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टेटमेंट यूज़ करते तो कमिट हो ही नहीं सकता। रोल बैक द ट्रांजेक्शन, नहीं ट्रांजेक्शन को रोल बैक भी नहीं करा क्योंकि कमिट स्टेटमेंट है, तो कमिट स्टेटमेंट हमेशा चेंज को डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करता है, यानी सेव करता है, ना कि उसको वापस कर देता है। वापस करने के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो होता है रोल बैक। तो राइट आंसर इज बी, सेव चेंज टू द डेटाबेस। Now next question, which constant is used to enforce a relationship between two table? कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग कल कीज से रिलेटेड किए थे, और कुछ क्वेश्चन और हैं, और कीज के बारे में कुछ और भी हम लोग का बचा हुआ है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कांस्टेंट ऐसा है जो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई करता है। तो पिछले वीडियो में जो मेरा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि जब हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट टेबल में हम लोग प्राइमरी लगाते हैं और सेकेंड में उसी के रेफरेंस में हम लोग फॉरेन की लगाते हैं। तो यहाँ पर भी ये यही बोल रहा है कि कौन सा कांस्टेंट यानी कीज हम लोग अप्लाई करेंगे रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, यानी अप्लाई करने के लिए दो टेबल के बीच में। तो राइट आंसर इज फॉरेन की। ना नेक्स्ट वन इज ज्वाइन। ज्वाइन एक ऐसा फीचर है, ज्वाइन के बारे में हम अभी इस वीडियो में उतना अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में हम ज्वाइन के लिए थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, क्योंकि ज्वाइन एक बड़ा टॉपिक है और इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ज्वाइंस होते हैं, और एक क्वेश्चन इससे 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन ज्वाइन से आना ही आना है, इसलिए हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा बेटर तरीके से समझाएंगे। अभी हम लोग का ये 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ज्वाइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड ऑफ ज्वाइन ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। मेरे पास दो टेबल है। ज्वाइन मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो जब हम लोग के पास मल्टीपल टेबल्स हैं, अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर हैं मल्टीपल टेबल्स में, और उनको हम लोग को एक साथ मैच करके कुछ रिटर्न करके देना है। एग्जांपल में जैसे आप एक स्टूडेंट का डिटेल मैनेज कर रहे हैं, जिसमें कि एक टेबल में आपने उसका पर्सनल डिटेल रखा है, एक में उसका फी डिटेल रखा है, एक में आपका उसका मार्क्स डिटेल रखा है, पर आपको जो आपसे रिज़ल्ट मांग रहा है, जो आपसे वैल्यू देखना चाह रहा है, वो चाहता है कि आप बच्चे का नाम दिखाओ, उसका नंबर दिखाओ, उसका फी पेड अमाउंट दिखाओ और उसका टोटल गेन मार्क्स दिखाओ। बस ये 4 चीज़ चाहता है। लेकिन ये इसमें से नेम और एड्रेस तो ठीक है, नेम और फ़ोन नंबर तो एक टेबल में है क्योंकि उसका पर्सनल डिटेल का टेबल है, बट बाकी जो दो डिटेल है वो दो अलग अलग टेबल्स में हैं। तो इस तरीके से मेरे को तीन टेबल में से कुछ कॉलम्स निकाल कर कुछ एट्रीब्यूट्स निकाल कर एक साथ ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके तब शो करना है। इस फीचर्स को हम लोग एसक्यूएल में ज्वाइन नाम से जानते हैं। और ज्वाइन बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कि अगर आपको पहले टेबल के अकॉर्डिंग देखना है, यानी फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग देखना है, या सेकेंड टेबल के अकॉर्डिंग देखना है, ये कौन सा डेटा किससे मैच करवाना है, पूरा का पूरा देखना है या सिलेक्टिव देखना है, इन सब के लिए अलग अलग टाइप के ज्वाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि दो टेबल में या तो लेफ्ट में अवेलेबल हो वो डेटा या तो राइट में, तो आप इनमें से कौन सा ज्वाइन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमको दोनों ही टेबल के सारे डेटा को शो करवाने हैं। तो ऑल रिकॉर्ड शो करने हैं, चाहे वो लेफ्ट में अवेलेबल हो या राइट में। जैसे कि लेफ्ट में राम है और राइट में राम नहीं है, लेकिन राइट में आपका श्याम है और लेफ्ट में आपका श्याम नहीं है, तो इस केस में राम और श्याम हमको दोनों ही का डिटेल देखना है। तो इस तरह के ज्वाइन मेथड को हम लोग कहते हैं फुल ऑर्डर ज्वाइन। ज्वाइन के बारे में भी और भी है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और उसके बाद इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन निकालेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी तरह के ज्वाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा। Now next and last question is what does an inner join return? इनर ज्वाइन से हम लोग को
क्या मिलता है, किस तरह का वैल्यू मिलता है। इनर मीन्स होता है इंटरनल ज्वाइनिंग। इंटरनल ज्वाइनिंग में हम लोग जो वैल्यू रिट्रीव करते हैं वो दोनों टेबल के मैचिंग रोज को निकालते हैं। यानी राम और श्याम अगर दोनों में दोनों वैल्यू एक एक टेबल में अवेलेबल है तो दोनों में से कोई भी नहीं दिखेगा, लेकिन एक में राम और राजू है और दूसरे में श्याम और मोहन है, तो श्याम और राजू है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ राजू शो होगा क्योंकि राजू दोनों में अवेलेबल है। तो राइट आंसर इज मैचिंग रो फ्रॉम बोथ टेबल, यानी दोनों ही टेबल में जो मैचिंग रोज होंगे वही ये रिटर्न करके देगा। ये इनर ज्वाइन के फंक्शंस होते हैं, ये इनर ज्वाइन का फीचर्स होते हैं। इस तरह से और भी ज्वाइंस हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, इस वीडियो में हम बताएं कि जो लैंग्वेजेस है जिनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि एसक्यूएल आपको टोटल 5 लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कमांड्स होते हैं। तो अभी हम आपको उनका लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको प्रिंट स्क्रीन लेना है तो आप ले सकते हैं। दिस इज द 5। इसमें क्या है कि आप हम लोग के पास टोटल 5 लैंग्वेजेस है, तो एसक्यूएल इसको हम कंबाइंड करके एक साथ लिखे हैं ताकि अगर आप ये पूरा सीट देख लें, ये बहुत बड़ा नहीं है, मैक्सिमम 15 से 20 कमांड्स हैं। अगर आप इसको पूरा सीट को देख लें तो वो आपका एक नंबर कभी भी नहीं जाएगा। और आपको जहाँ तक कि अच्छे से पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चंस के वैल्यूज़ क्या होते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन भी छोड़ना बहुत ही हम लोग के लिए कल के डेट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम लोग वो भी कोशिश ना करें। और ये बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, इसलिए आपको इसको याद करना या इसको देखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो एक बार 2 बार अगर आप इसको ऊपर से नीचे तक रीड कर लोगे सिर्फ, तो ये आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल के लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, यानी एसक्यूएल के जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं उनको हम लोग 5 लैंग्वेज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला लैंग्वेज है DDL, जिसको हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, इनमें लैंग्वेज का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे DDL स्टैंड फॉर, DML स्टैंड फॉर, DQL स्टैंड फॉर। तो ये सारे ये भी सिंपल क्वेश्चंस है और ये सारे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सबका फुल फॉर्म लिखा है। DDL मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीन्स अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस में कि अगर हम लोग डेटा को अभी क्रिएट कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसको पहले हमको डिफाइन करना होता है और डिफाइन करते समय ही हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर कमांड कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर टोटल 6 कमांड आते हैं। पहला क्रिएट, क्यों यूज़ होता है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम जितने भी आप देना चाहो, जैसे मैंने 2 कॉलम दिया था, EMP ID और EMP नेम। ड्रॉप होता है डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, ये भी अभी हम तुरंत क्वेश्चंस देख चुके हैं। इसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। अल्टर मीन्स होता है चेंज करना। अल्टर मैंने हो गया अगर आपको ये जो क्रिएट किए हैं आप टेबल, जिस टेबल के एट्रीब्यूट को डिफाइन कर चुके हैं, अगर आपको उनके एट्रीब्यूट या डोमेन में किसी तरह का भी चेंजेस करना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी जो स्ट्रक्चर हम लोग तैयार किए हैं उस स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। ट्रंकेट यूज़ होता है रिमूव करने के लिए, जैसे ड्रॉप करने के लिए होता है। तो ट्रंकेट और डिलीट ये 2 स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम लोग डेटा रिकॉर्ड को हटाने के लिए। तो ट्रंकेट क्या करता है, वन टाइम में सारे डेटा को डिलीट कर देता है, जबकि डिलीट कमांड जो होता है वो वेयर क्लॉज के साथ आता है। और वेयर क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन लगाता है, यानी आपके पास 1000 डेटा है लेकिन आपको उसमें से सिर्फ 2 डेटा ही डिलीट करना है, 2 ही डेटा रिमूव करना है, तो इसके लिए आप ट्रंकेट नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको क्या लगाना होगा, डिलीट लगाना होगा। तो ट्रंकेट स्टेटमेंट, कमिटमेंट एंड रीनेम, कमेंट एंड रीनेम। कमेंट का मतलब हो गया अगर आप वहाँ पे कोई टेबल बनाए हैं तो वो टेबल क्यों बनाया, उसमें किस तरह के डेटा होंगे, इस तरह का अगर कोई कमेंट का डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रीनेम नेम को चेंज करने के लिए होता है, जैसे कि अभी हम लोग EMP नाम से एक टेबल बनाए और अब हम उसका नाम एम्प्लॉय डिटेल रखना चाहते हैं, तो उसके नाम को चेंज करने के लिए हम लोग रीनेम नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। दूसरा लैंग्वेज आता है DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और इसके अंदर आपके पास टोटल
तीन से चार कमांड आते हैं। जैसे पहला तो होता है इंसर्ट करना, क्योंकि मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमको उसमें वैल्यू इंसर्ट करना होगा। मैनिपुलेट भी होता है टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज करना, यानी रो में वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग वैल्यू को डेटा में टेबल में फीड करते हैं। दूसरा, अगर किसी इंसर्टेड वैल्यू को चेंज करना हो, यानी इंसर्टेड वैल्यू को में कोई चेंजेस लाना हो, लाइक कि फ़ोन नंबर बदल गया उसको चेंज करना हो, या किसी का एड्रेस बदल गया उसको चेंज करना हो, तो ऑलरेडी रोज़ है बट हमको क्या करना है कि उसके एक पर्टिकुलर कॉलम को चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज़ करते हैं, ये भी DML के अंदर आता है। और लास्ट डिलीट कमांड के बारे में भी हम लोग देखें कि अगर हमको डेटा को डिलीट करना हो, तो अगर टेबल को किसी भी तरह के चेंजेस से रोकना है तो हम लोग लॉक कमांड यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग टेबल पे कंट्रोल लगा सकें कि इसमें किसी भी तरह का अपडेशन या चेंजेस नहीं होगा या डिलीशन नहीं होगा। कॉल एक PL/SQL का जावा के साथ यूज़ होता है, जावा प्रोग्रामिंग के साथ यूज़ होता है। तो ये SQL के किसी भी कमांड में इससे क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछा जाएगा। बस आपके पास ये 4 कमांड होगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड लॉक। DQL मतलब हो गया डेटा क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी मतलब होता है सर्च करना, और सर्च करने के लिए सिर्फ एक ही कमांड यूज़ होता है, वो होता है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के साथ आप वेयर क्लाउज लगा सकते हैं, आप कॉलम वाइज देख सकते हैं, आप ऑल कॉलम देख सकते हैं, पर इसके अंदर कमांड एक ही आता है, वो होता है सिलेक्ट। DCL के अंदर आते हैं तो DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल करना मतलब हम लोग जो उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी डेटा का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करना। तो कौन सा डेटा स्टोर करना है, कौन सा नहीं करना है, और नहीं करना है तो उसके एवज में क्या करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास 2 कमांड दिए गए हैं, ग्रांट एंड रिवॉक। ग्रांट मीन्स होता है आप परमिशन दे रहे हैं कि हाँ इसको आप चेंज कर लो या इसको आप इंसर्ट कर लो। यानी टेबल में अगर कोई मेरे पास टेबल है, एम्प्लॉय का ही मेरा टेबल है, लेकिन कोई अगर नया एम्प्लॉय आता है और आप उसको एंट्री कर रहे हैं और उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि जब हम परमिशन दे तभी वो टेबल में अपडेट हो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ग्रांट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके पास स्टेटमेंट आया है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, यानी उसके थ्रू टेबल में चेंजेस नहीं लाना चाहते, तो आप क्या करोगे, रिवोक करोगे। तो डेटा DCL के अंदर 2 कमांड आते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। प्रैक्टिकली करके इतना दिखाना पॉसिबल नहीं है वीडियोस में, लेकिन अगर आप लोग को प्रैक्टिकल जानना है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट वन होता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर आपके पास 4 कंट्रोल्स होते हैं, जिसमें कमिट है, रोल बैक है, बिगिन ट्रांजैक्शन है एंड सेव पॉइंट है। मतलब ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है या किसी वजह से क्यूब है, तो उस जगह पे आपका डेटा को के ट्रांजेक्शन को हम लोग स्टोर करके रखेंगे एंड देन उसको फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। रोल बैक मीन्स अभी हम बताएं कि अगर ट्रांजेक्शन में होते समय बीच में किसी भी स्टेटमेंट में कोई इश्यूज है, तो उसमें से एक भी स्टेटमेंट को अपडेट नहीं करना, सारे के सारे स्टेटमेंट मेरे रोल बैक हो जाए यानी वापस हो जाए, ना कि आधा इम्प्लीमेंट हो और आधा रह जाए। इससे क्या होगा, यूज़र को इनकन्सिस्टेंसी फेज आएगा, जिससे कि यूज़र कंफ्यूज होगा जब उसको डेटा रिट्रीव करना होगा। कमिट मीन्स ऑल चेंजेस आर कमिटेड, यानी जब हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सारे के सारे चेंजेस हो जाएं तो हम लोग उसको कमिट कहते हैं। और जब कमिट करने जाते हैं तो उससे पहले ट्रांजेक्शन स्टार्टअप होता है, जिसके अंदर आपके हर ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है, जिसको हम लोग बिगिन ट्रांजेक्शन से डिनोट करते हैं, बिगिन ट्रांजेक्शन कमांड से डिनोट करते हैं। तो बिगिन ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमिट ट्रांजेक्शन में को सेव करने के लिए किया जाता है। रोल बैक ट्रांजेक्शन को बैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सेव पॉइंट अगर किसी तरह का इशूज़ है तो उसको उस जगह उस पॉइंट पर सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक 5 लैंग्वेज हैं SQL के अंदर, जिनके अंदर अलग अलग कमांड दिए गए हैं, और यही वो कमांड्स हैं जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उतना इंटरनल क्यूरीज क्वेश्चंस नहीं आता है। हाँ, आपको एक टेबल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से हमको ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या कोई स्टेटमेंट लिखा होगा और कहेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा ये बताओ। तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप इसको जितने
कमांड हम यहाँ लिखे हैं उतना भी अगर पढ़ लें तो आपका इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप उसको 100% कंप्लीट करोगे। बाई प्रैक्टिकली हम इसको करके दिखाना चाहते हैं, पर मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम ये इसमें नहीं करेंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि हम एसक्यूएल का एक एक लैंग्वेज से रिलेटेड हर तरह का क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करके बाई प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करें। नाउ दिस इज द एंड ऑफ टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर किसी भी तरह का वीडियो आपको चाहिए या इसी में से कोई प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फाइनली आई से लर्न स्मार्टली नॉट हार्डली। थैंक यू।